फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसमें जो कंट्री हैं उसमें चाइना नंबर 1 है, जापान 2 है, स्विट्जरलैंड 3 है और इंडिया चौथे नंबर पे, और बहुत सारे मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स भी थोड़ा नीचे आ रहा है। मतलब ये एक मुकम्मल इंडिकेशन या मुकम्मल इंडेक्स नहीं है इकोनॉमी को बताने, मगर ये एक एस्पेक्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। इसमें भी भारत चौथे नंबर पे है और पाकिस्तान बहुत नीचे आके कुछ 60+ नंबर है। 220 मिलियन लोगों का मुल्क। तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए हेड ऑफ स्टेट को जो मजाक का निशाना नहीं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ एक ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि आगे 100 साल तक भी हमारी कोई जंग ना हो, और साथ ये कोशिश कर रहे हैं कराची से फौजें भी हटाई जा सकें। कश्मीर का असर बोलते रहते हैं सब, और साथ कहते हैं हम पॉलिसियां सी ला रहे हैं कि 100 साल तक कोई उसमें जंग की सूरत न हो, मगर हिंदू के खिलाफ नफरत का जो उनका बयानात का सिलसिला है ना खत्म होने वाला है। उसके साथ साथ कश्मीर के हिंदू पंडितों का जो एक्टिविस्ट था उसको भी हम आज के इस थर्ड ओपिनियन में जोड़ेंगे। और थर्ड ओपिनियन के रूह रवा है मेरे साथ जनाब बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। वेलकम बशानी साहब। अभी नया साल का आगाज ही हुआ है, तो आपके जो व्यूज हैं थर्ड ओपिनियन के, उनको मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2022 कहना चाहूँगा। मैंने जो सूट टाल की मीर बांधी उसमें एक बात भूल गया कि आज ही उनकी लड़ाई भी हुई है पाकिस्तान की कैबिनेट मीटिंग के दौरान परवेज खटक के साथ। परवेज खटक ने कहा कि हमने ही आपको वज़ीर आज़म बनाया और आपने मुल्क की इकोनॉमी का ये हाल कर दिया, आपने हमें जो हमारे सूबे में बिजली पैदा होती है वही हमें नहीं मिली। तो ये क्या खेल माशा। तो इसे भी सारी गर्मागर्मी है। तो कैसे देखते हैं भाई सब साल के आगाज को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में? देखें, ये जो लड़ाई है मैं इसको खैर सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये जो लोग इमरान खान ने अपने जमा किए हुए थे, ये जमा हुए नहीं थे बल्कि किए गए थे। तो जिनको तुमने जमा किए थे अब वो थोड़ा अपना जो है वो देख रहे हैं इधर उधर सेविंग के इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकलें, क्या करें। तो वो उसका असर ये पड़ेगा कि ये लोग अपने अपने रास्ते देखने शुरू होंगे। और इख्तिलाफ राय की ऐसे लोग में हमेशा जरूरत सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब वो किसी ऐसे मकाम पर पहुंच चुके होते हैं कि अब हमने इस शिप डूबते हुए जहाज से जो है छलांग लगानी है। वो आज एक आर्टिकल है उनका अहमद मीर साहब का जो है वो जो जर्मन की वेबसाइट है उर्दू की, उसमें बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा हुआ है कि कितने जो असेंबली मेंबर्स हैं जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर हैं और वो किस तरह दूसरी पार्टी के साथ उनकी नेगोशिएशन और जोड़ तोड़ का अमल जो है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसमें कुछ 20-30 लोग शामिल हैं। तो ये इस तरह की खबरें गुज़श्ता 2-3 महीनों से आपको ज़ाहिर जगह जगह पढ़ने को या सुनने को मिलती हैं। तो वो अगर उस सिचुएशन को देखा जाए तो डेफिनेटली एक दाड़ जो है वो बढ़ रही है और उसकी बनने की माकूल और मल्टीपल रीज़न है। ज़ाती तौर पर अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें तो मैं तो इस हक़ में हूँ कि इनको 5 साल पूरे करने दिए जाएँ। और उसकी वजह है, उसकी वजह मैं ये समझता हूँ, पहली बात ये कि अपोजिशन हैज़ नथिंग टू ऑफर, नथिंग एट ऑल। कि होता है ना कि कोई मशहूर लेके आ जाए, जो मौलाना ही आके कहे ये मेरा मशहूर है, तुम इसको हटा के मुझे लाइए, हटा के लाने वाला है, अगले इलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं। तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। उसमें जो है वो कोई भी एक पार्टी नहीं है जिसके पास कोई ठोस आवाम के सामने कोई चीज़ पेश करने वाली हो। तो ये तो फिर वैसे ही बात है जैसे इमरान खान साहब आ गए थे वो झूठे बात है और सच्चा प्यार वाली बात है। तो उसकी मैं समझता हूँ कि कोई एक्सरसाइज का फायदा नहीं है। वो ये अगर एक्सरसाइज हो भी रही है तो ये सिर्फ आवाम को मायूसी से बचाने की बात है, जो कि किसी तरह पॉसिबल नहीं है। आवाम को सिर्फ जो है वो खुदा की ज़ात जो है इस मायूसी से बचा सकती है। चूँकि जिस तरीके से उनके साथ फ्रॉड किया गया और इस हुकूमत ने किया, जिस तरीके से उन्होंने झूठे वादे और दावे किए और जिस स्केल पे जिस अरमाद के साथ इन्होंने जो है वो झूठ बोला कि हम 6 महीने में ये करेंगे, 5 महीने में एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, 12 महीने में हेल्थ सिस्टम का फलां हो जाएगा, जो जॉब्स के इश्यूज थे, हाउसिंग के इश्यूज थे, इतने लाख घर बन जाएंगे वगैरह वगैरह। 3 साल का अरसा गुजर गया है, इलेक्शन जो है आप समझ लें डोर पे ना कर रहे हैं। तो इसी सूरत में इनको जो है मैं समझता हूँ शाही बनाने वाली बात है कि अगर इनको मौका दे तो ये तो इनको रेस्क्यू करने वाली बात होगी। चैलेंज ये फिर एक नए रंग में आएंगे, एक नए हम पता नहीं क्या करते थे 1.5 साल में। जो लोग 3.5 साल हैं कुछ नहीं कर सके, नथिंग, वो क्या करेंगे। लेकिन ये वो सच्चाइयाँ हैं जो पाकिस्तान के अवाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी डी एजुकेशन के प्रोसेस से गुजारा गया और दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें अवाम को उठा के डी एजुकेट किया गया। एक तरफ उन्होंने मौलवी बिठा दिए और दूसरी तरफ उन्होंने डिक्टेटर बिठा दिए और दोनों ने बैठ के अवाम को एक ऐसे ऐसे रास्ते देखना शुरू कर दिए कि वो मैं कल एक इस पढ़ के हंस रहा था कि वो 65 की वार के दौरान जो अमेरिकन एम्बेसडर था वहाँ पे अयूब खान से उसकी एक मुलाकात का हाल लिख रहा है वो अयूब खान उसको कहता है कि जी अगर मैं कश्मीर इशू पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ तो मैं गया, क्योंकि लोग मेरे ख्वाब जो है वो गावत कर देंगे कि ये जो इसने सारा काज बेच दिया। तो लेकिन ये है कि एम्बेसडर को ये कह रहा था कि अगर आप कंप्रोमाइज़ इंडिया से नहीं करते तो चाइना इस मामले में दाखिल करने वाला है। चाइना तय कर लिया, तो चाइना की अगर मुखालफत इस मदाखिल शुरू हो जाती है तो फिर हमारे नज़दीक ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की नहीं रहती बल्कि ये फ्री वर्ल्ड की और कम्युनिज्म के दरमियान बन जाती है और फिर हम दोनों को बाईपास कर देंगे, यानी चीन आपको भी और इंडिया को भी, और हम ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए आप इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालें और जंग बंद करें ताकि चीन की मदाखलत का रास्ता जो है वो रोका जाए।
तो उन्होंने कहा जी, वो एम्बेसडर उसको हंस के कहता है कि वो किसी चीज़ पे भी बगावत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीन का नाम लेंगे तो उसके अल्फाज में बताता हूँ कि अल्फाज ये थे कि मुझे यहाँ 3 साढ़े 3 साल हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम अगर जो उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, उसने महजूब जबान में ये नहीं आगे जाए लें, बल्कि ये आगे पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो मौलाना की इस बात पे 100% यकीन रखते हैं कि कम्युनिज्म जो है ना वो दुनिया का बेहतरीन नज़म है और उसकी मौजूदगी में दुनिया से तवक्को की किसी अच्छाई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो आप जब चीन के हवाले से ये बात करेंगे कि ये चीन कम्युनिस्ट है, जिसको वो चीन कम कह रहे थे अंग्रेजी में शब्द करके, ये कम्युनिस्ट हैं, तो आप देखेंगे कि ये लोग आपके साथ कैसे लाखों की तादाद में जमा हो जाएंगे, हालांकि उनको पता है कि नहीं कम्युनिज्म है क्या और इसका फायदा नुकसान क्या है। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक डी एजुकेशन प्रोसेस की, जो अयूब खान को एक फारा आदमी समझा रहा है कि मैंने 3-4 सालों में लोगों की क्या सीखी देखी, जिसका मतलब है टोटली मिसगाइडेड हुक्मरान तबका की तरफ से, मुल्लायत की तरफ से। वो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ ये जो मिसगाइडिंग और डी एजुकेशन का प्रोसेस है इमरान खान ने किया, यानी जो हमला उसने अवाम के कॉन्शियस पे किया वो कोई नहीं कर सका। लीव लॉन्ग जनरल याउल क्या बेचता था या अयूब खान क्या बेचता था, जनरल मुशर्रफ क्या, कुछ भी नहीं उसके काबिल में। उसने तो दुनिया ही हिला के रखी लोगों की और लोगों को इस तरह कंफ्यूज कर दिया कि उनको जना जो है एक डायरेक्शन होती है ना कि आपको क्या चाहिए, आपको कोई वेस्टर्नाइज सिस्टम चाहिए, कोई निज़ाम है हुकूमत की किस्म का चाहिए, इकनॉमिक जो डायरेक्शन आप किया है, पड़ोसियों के साथ आपने तजारत करनी है या लड़ाई लड़नी है, इंटरनेशनल जो एरिना है उसमें आपका रोल क्या होगा, हर चीज़ के उनको सख्त किस्म की डी एजुकेशन और कन्फ्यूजन का उन्हें जो वो शार करके रखा हुआ है। और ये इस सिलसिले को अब यूज कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन की बात जा रहे हैं उनकी ये जो टेंडेंसी है ये इंटेंसिफाई हो रही है, मजहब को बहुत बड़ा एक जो है वो फैक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वाले से ये दोबारा इलेक्शन विन करने के लिए इसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी बात है, जो सवाल है, वो मुझे ये नजर आता है कि जो मायूसी का सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको अब रुका नहीं जा सकता। ये अलग अनफॉर्चुनेट बात है कि वहाँ पे कोई लीडिंग फोर्स नहीं है जो लोगों को लीड करे, भाई आपके साथ ये धोखा हुआ है तो हम आपको इसके बदले में ये डिलीवर करेंगे। मैं इमरान खान की मजाक उड़ने से सूरत नहीं बदल सकी ना, उसके पास स्टेट के सारे जराए कम्युनिकेशन की, तो उनको यूज करके तो आवाम को उनसे ज्यादा मिकाइड करता है। इसलिए ये प्रॉब्लम है कि अभी मुझे ये नहीं नजर आता कि ये किसी बड़ी तब्दीली की तरफ जाएंगे। छोटे मोटे के आपस में झगड़े होंगे, हो सकता है कोई लोग भाग भी जाएं, ये भी हो सकता है कि पंजाब में इनके खिलाफ में एतमाद हो जाए या इस तरह की सिचुएशन बन जाए, लेकिन इससे ओवरऑल ये जो सारी जर्नी है और ये सारे वादे और दवे हैं, इनकी जो माहियत है वो नहीं बदलती और ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है। जी शाहिद साहब, आपने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कहीं रिलीफ नजर नहीं आता और आवाम इसमें हमेशा की ताबस्ती नजर आ रही है। सारी सूरत हाल में एक और जो डेवलपमेंट मैंने पीछे जिक्र किया वो ये है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक दिन में नाम्स होने को एक्सपेक्टेड है कि इसमें ये कहा जाएगा कि हमारी किसी किस्म की कोई जंग जो है भारत से नहीं है, ऐसा मीडिया में अब देखा जा रहा है। तो उसके साथ साथ इमरान खान का रेटरिक है वो तो बहुत शदीद रहता है कि जैसे वो मैंने अभी पीछे बात की कि वो कहते हैं हम $1 बिलियन नहीं मिल रहा, लेकिन वो कहते हैं हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है इंडिया से बहुत बेहतर है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि जी हम कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे, साथ साथ वो ये भारत से कह रहे हैं कि हम हमारे बाप के साथ तनाज़ा नहीं है। तो ये पैराडॉक्स है, ये आफ्टर ऑल कब तक चलेगा, इसका क्या एंड है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सोशियो पॉलिटिकल लाइफ का सबसे बड़ा जो पैराडॉक्स इसको आपने कहा, यह एक दिलचस्प फैक्टर यही है और मुझे इसमें ऐसी दिलचस्पी है क्योंकि इसमें इतनी सनसनीखेज है और इसमें जो है वो असल हुक्मरानों के चेहरे जो हैं वो खुल के सामने आते हैं। ये जो इन्होंने नया डॉक्ट्राइन ऑफ इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के हवाले से पेश किया है, मुझे इसमें कोई चीज़ नजर नहीं आती। आपको याद होगा, बहुत लंबी बात नहीं, जब गानी के दौर में एक डॉक्ट्राइन इसी तक आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि हमारा दुश्मन मुल्क के अंदर है। बाद में इसे ये साबुत हुआ उनका इशारा कहीं ये बेचारे इलाका गैर के लोग थे क्योंकि और कोई दुश्मन हमें नजर नहीं आया मार खाते हुए, तो उनको उन्हें बहुत बुरे तरीके से पीटा और डिस्प्लेस किया। लेकिन एक डॉक्ट्राइन तो आया था, उस पर बड़ी डिस्कशन हुई थी कि ये पाकिस्तान मिलिट्री का पहला कोई इस तरह का एक कदम है जिसको आज लोगों ने रेडिकल भी कहा था कि जिसमें इन्हें कह दिया कि हमारे ना भारत से कोई दुश्मनी है, ना ईरान से, किसी और से, हमारा दुश्मन मुल्क के अंदर है तो हमारे तोप का रुख इधर मुड़ेगा, जिसका मतलब ये है हम पड़ोसियों के साथ अमन कायम करेंगे। दूसरा भी मैंने कहा था कि प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में जो पावर के असल सेंटर्स हैं जब तक उनका डॉक्ट्राइन पूरे तरीके से सामने नहीं आता उस वक्त तक इवन के आपका एक जो जनरल होता है जो मिलिट्री को लीड करता है वो भी मैटर नहीं करता, वो भी मेरे नजदीक एक स्पोक पर्सन से ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। जो असल डिसीजन मेकर लोग हैं जो और है, जब तक वो नहीं बदलते, देखो पाकिस्तान में 20 दफा इस तरह के डॉक्ट्राइन सामने आए हैं और उनके आने के फौरन बाद इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी या तो कैंपेन चली या मिलिट्री एडवेंचर हुआ या वहाँ पे जो है दरानदोजी जिसको आप कहते हैं जो है इन्फिल्ट्रेशन का भी अमल हुआ, लोगों को अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई। ये मैं बार बार इसकी बात इसलिए करता हूँ कि ज़ाहिर ये तजर्बात का एक मजमूआ है जिसमें हम हुक्मरान तबक़ात की जो है ना वो समझते हैं एक्टिविटीज़। अब देखें
पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान तबकात में सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेसिव अप्रोच इंडिया के बारे में किसी हुक्मरान ने पेश की वो अयूब खान था। उसने बात कर दी, उसने कहा जी तल्लुकात छोड़ें, जॉइंट डिफेंस करते। उसके पीछे उसने थीसिस ये छोड़ा कि जॉइंट डिफेंस का मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान जो पैसे खर्च कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ ये नहीं हो जाएंगे बल्कि खत्म हो जाएंगे बिल्कुल ही, और हम दोनों मिलकर जो है वो कैनिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, यानी सोवियत यूनियन और चीन के खिलाफ। अब आप देखें वो एक शिकार से कितने तीर से कितने शिकार कर रहा था। एक तरफ तो अमरीकियों को ये मैसेज दे रहा था कि आपकी जो इंटरनेशनल फुटफॉल जो हैं अगेंस्ट कम्युनिज्म उनका जर्नल हूँ लिंक, और मैं इतना बड़ा आइडिया पेश कर रहा हूँ जिसपे अमरीकी सदर ने भी कहा था कि इससे बड़ा ज़ायनात मुझे आज तक तारीख में कोई नहीं मिला। अयूब खान के बारे में सीरियसली आपको कहता हूँ, उसने दूसरे सर को बताया। और दूसरी तरफ इंडिया से वो इतना खौफजदा था कि खुद उसने ये जितने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनका बहादुर तरीन आदमी इंडिया से बहुत डरता है और इनसिक्योरिटी का शिकार होता है, और जब आप इनसिक्योरिटी का शिकार हैं तो आप किसी तरीके से जो है वो ट्रस्ट जो है उसको डिवेलप कर नहीं सकते। अब जब अयूब खान की ये हालत है, जो फील्ड मार्शल भी था, सदर भी था, पता नहीं क्या क्या था, फातिमा जहां जैसी हस्ती को उसने खड़े लाइन लगा दिया था, तो उसकी अगर ये हालत है कि झूठ पे सर्वाइव कर रहा है, और चौमुखी झूठ जिसको हमारी बड़ी जबान में कहते हैं चौमुखी, सबसे झूठ बोल के चल रहा है, तो उसमें इमरान खान क्या चीज़ है जिसकी ना कोई जड़ है ना कोई बेस है। तो इसलिए जनाब ये जो डॉक्टर आए हैं इसे मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की जरूरत है। दिस इज ए फैसिनेटिंग जेस्चर, लेकिन ये अब पॉसिबल है जब आपकी सिविल और मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आके इसके पीछे खड़ी हो, सामने खड़ी हो कि जनाब हम आज के बाद पॉलिसियाँ तब्दील करते हैं, और जब आप इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ तब्दील करते हैं वो तब्दील होती नजर आती हैं सामने, उसका आपके बजट पे असर पड़ता है, उसका आपकी सारी जो चीज़ें हैं अभी आप कैसे कह सकते हैं। एक तरफ तो आप ये करें, दूसरी तरफ आज की रिपोर्ट ये है कि ये गुज़श्ता अरसे में कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट मारे गए हैं 14 हैं, वो उनमें से 7 जो हैं वो इधर से गए। अब जो इधर से गए हैं वो हम रोज़ सुनते हैं आज़ाद कश्मीर किसी गाँव में कोई ना कोई जो है वो जनाजा पड़ा जाता है, गायबाना भी यहाँ का एक बच्चा था कोई 24 साल का, 23 का, 22 का, जिसको 6 महीने पहले या 3 महीने पहले पार भेज दिया गया था और वो बेचारा मरा गया। तो उसे यहाँ पे जनाजे ओपनली पड़ जाते हैं, वो ग्रुप ओपनली ऑपरेट करते हैं। वो इमरान खान साहब ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोड़ किया अपने हक में, हम टेररिज्म पे कब्जा कर लिया है, खत्म कर लिया अयूब खान की तरह, अभी आपके सामने है। अब ये इस तरह की चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि इन डॉक्टराइन की मौजूदगी में हमेशा जो है वो अटैक होता रहा। उसने अयूब खान को देख लें, जब वो जॉइंट डिफेंस की बात कर रहा था तो ऑपरेशन जिब्राल्टर उस वक्त उन्हें लॉन्च किया, उसके बाद ऑपरेशन ग्रांड सलाम, इस तरह के खुफिया जिन्हें चीज़ें थी। उसके बाद आगे जाते जाएं आप ये देखें जनरल मुशर्रफ को, किसी को उठा के देख रहे हैं कि अंदर से इवन जनरल ज़ियाद जो चल गया था क्रिकेट डिप्लोमेसी पे राजीव गांधी के उठने के लिए, उसने भी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन उसमें सबसे आगे था। उसके ज़माने में कार्ड तकसीम होते थे मुजाहिदीन के कि ये मजाज है, मिलिट्री उस प्रोटोकॉल देती थी सारा कार पास कराने में। तो ये इनका प्रॉब्लम है कि ये दो ज़बानें बोलते हैं, और उसकी वजह यह है कि डरते हैं एक तरफ इंडिया से, दूसरी तरफ अपने अवाम से, और दोनों से झूठ बोलते हैं। ना चलिए ये मैं आपको बता दूँ। बड़ी आपने बात की बशर साहब, आपने कहा कि ये जो पॉलिसी लाने की बात है या वो जो डॉक्टराइन की बात, वो तो पहले भी इसी तरह रही। अयूब खान से कि अपने रिसेंट ज़माने तक मसाइल दी वो सारी बिल्कुल वैलिड हैं। तो इस सारी सूरत में जबकि पाकिस्तान का इकनॉमिक क्राइसिस अपनी तहाँ को छू रहा है, शायद इतना बड़ा इकनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान ने नहीं देखा जो अब दिख रहा है, उसके कोई रिस्टोर होने के यानी इकनॉमिक सिचुएशन रिस्टोर होने के काना भी नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा है, अजीब हैरत की बात है कि जो मुल्क 220 मिलियन का मुल्क और उसका प्राइम मिनिस्टर $1 बिलियन ना ले सके, तो अब उसका अंदाज लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और हमारा शो ऑन एयर जा रहा है, तो हमें वो तारीख की बातें याद आती हैं जब ये 19 जनवरी का वाक़या हुआ था और जिसमें कश्मीरी हिंदुओं का एक्सीडेंट हुआ। तो एक तरफ डबल है इमरान खान की हो या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हो, दूसरी तरफ वो जख्म ताज़ा होते हैं हर साल, और आप कश्मीर की सूरत हाल को वो जो सेंसेशनलाइजेशन से जोड़ते हैं क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, आप खुद दर्द के सबूत हैं। तो ये सारी बातें कैसे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रही हैं, हिस्ट्री को याद करते हुए, क्राइसिस को देखते हुए और डबल स्पीक को उछालते हुए, तो कैसे ये सिचुएशन उस रीजन में स्टेबल होगी? देखें ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में जुड़ी हुई हैं। ये तो आपने कहा कि बड़ा अंदाजा लगा सकता है कि जहाँ पे $2 बिलियन के लिए अगर वो बजट पेश कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क की इकानमी की क्या हालत है। और आपने इंडिकेटर्स और ये इशारे भी दिखाए हैं, लेकिन इन सब की जरूरत हमें तब पड़े जब ये कोई खुफिया बात हो या इसमें किसी मजीद किसी तरह की रिसर्च की जरूरत हो। खुद इमरान खान की आप तकरीर देखें जिसमें बार बार ये कहता है कि अगर हमें सऊदी अरबिया और चीन से पैसे न मिलते तो हम बैंकरप्ट जाते। ये अभी पिछले हफ्ते उसने एक बहुत बड़े जोरदार अंदाज में ये स्पीच की है। और आपको पता है कितने पैसे मिले हैं वो चीन और सऊदी अरब से जो बेआउट हुए उस वक्त पे, यानी $2-4 बिलियन की देर है आपको बैंकरप्ट होने में। और जाहिर है उसके बाद कोई बहुत बड़े हालात या आपके ज़र मुबादला के ज़खायर या कोई इस तरह पेमेंट्स की कैपेसिटी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ ओपन है जिस पर किसी तरह की मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई सबूत पेश करने की। जब प्राइम मिनिस्टर को बार बार इस तस्दीक कर रहा है
तो ये बात तय है कि पाकिस्तान जो है वो ऑन दी वर्ज ऑफ पॉलिटिकली ना सही लेकिन फाइनेंशियली जो है इकोनॉमिकली क्लैप्स पे है। और वो किसी वक्त भी अगर एक दो मुल्कों से नाराज हो जाते हैं तो वो कोलैप्स हो सकता है या एटलीस्ट जो है वो बैंकरप्ट हो सकता है। जो कोलैप्स होने की एक और शक्ल है, चूंकि हर दौर में चीज़ों की अपनी अलग अलग शक्लें होती हैं, जरूरी नहीं है हर दफा तारीख में एक चीज़ की तरह दबाई जाए। इस जमाने में मुमकिन आप एक पे डिफॉल्ट कर जाएं तो आप अपने आप को कैब समझें, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो चेंज हो जाती है, चीज़ें खत्म हो जाती हैं। राज सवाल कश्मीर का देखें जी, वो जो अभी ये जो डिस्कशन फंड के हवाले से वहाँ पे हो रही है, और ये बड़ी ट्रेजिक एक स्टोरी का एक किस्सा है कि जो वहाँ पे पंडितों को वहाँ से निकाला गया, उसकी 100 किस्म की एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान भी पेश कर रहा है या कश्मीर जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है वो भी पेश कर रहा है। लेकिन उस 100 किस्म की एक्सप्लेनेशन के बावजूद एक बात क्लियर है कि ये एक बहुत बड़ा एहसास जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो डाइवर्सिटी है थी उस वक्त, तो क्या है वहाँ एटलीस्ट वैली में तो कोई डाइवर्सिटी नहीं, लेकिन उस वक्त जो थी और जो उसका हिस्टोरिकल हेरिटेज था ये उस पर अटैक थी। और ये अटैक जो है वो क्लियरली एक पान किस्म के अक्रॉस द बॉर्डर अटैक थी, जिसका क्लियर किस्म का ऑब्जेक्टिव ये था कि कश्मीर के अंदर ये इस तरह की चीज़ों को तबाह करो ताकि ये एक सिचुएशन क्रिएट हो कि यहाँ मुस्लिम डोमिनेटिंग किस्म का एक जो है वो मूवमेंट चल रही है और इंडिया को अंडर प्रेशर करके तो एटलीस्ट वैली। अब ये स्टोरी पीछे आती है 47 और ये पहली बार नहीं हुआ सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं कर दफा हम हिस्ट्री में जाके एक एग्जाम्पल हैं, लेकिन हिस्ट्री में ये इस दफा रिपीट हुआ कि जब इन्होंने कभी वैली को टारगेट किया, कभी पूरी स्टेट को टारगेट किया कि यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट करो, इसकी वजह से मुमकिन है या जो है वो टेबल पे आ जाए। अभी ये जो कुछ हुआ, ये जो कश्मीर में कोई सोचने वाला इंसान है या जिसके अंदर इंसानियत है या कोई दिल है या उसको कश्मीर की तारीख से उसकी सकाफत से या उसकी हिस्ट्री से कोई हमदर्दी है, उसके लिए बहुत बड़ा बोझ है कि पंडितों को वहाँ से निकाला गया और इतने जो है मजमूम मकासद के लिए और इस तरह जो है एक फॉरेन प्लान इंटरवेंशन के जरिए जो है उनको डाला गया। और आज भी वो इंडिया में स्टेट के दूसरे हिस्सों में से जम्मू वगैरह में जो है वो कसम पोसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी वापसी का मुतालबा हो रहा है, उसमें भी इस किस्म के मामला खड़े किए जा रहे हैं। तो ये जो है एक ब्लैक चैप्टर है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, देखें ये कंटिन्यू है, चूंकि अभी जो 14 मिलिटेंट वहाँ मारे गए और उनमें से 7 हमारी तरफ से गए, जिनका मैंने कहा कि हमारे आज़ाद कश्मीर में जनाजे पाए जाते हैं जो वहाँ के मकामी लड़के हैं और जो गुफ्ते उनको मिसगाइड करके जिस तरीके के भी लालच या फाइनेंशियल या अगले जहाँ का लालच देकर जो भी उनकी प्रैक्टिस है उन बच्चों को मरवा रहे हैं। क्या इमरान खान को इस बात का नहीं पता? और अगर उसको इस बात का पता है तो वो जो नया इकनॉमिक एजेंडा लेके आ रहे हैं वो समझते हैं कि इंडिया के साथ हम तजारत करेंगे, इसलिए कैबू के सारे रास्ते बंद हो गए, वो एक बंद टनल फंस चुके हैं और आगे से अंधेरा है, उन्होंने सारे हाथ पैर मार के देख लिए। तो अब उनको एक नया रास्ता नजर आया। नया कहाँ है? वहाँ भी होशमंद लोग गुज़श्ता 20 सालों से पी रहे हैं। आपकी वक़ात इसी में है कि आप अपने लोगों से अपने हमसायों के साथ तजारत करें, उनके साथ ताल्लुक़ रखें। लेकिन अगर आप एक तरफ ये तजारत की बात करें वो है यूनान की तरह और दूसरी तरफ से बंदे घुसते रहें, आपके सामने घुस रहे हैं। अगर आज़ाद कश्मीर में इतनी आज़ादी है कि आपने प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद नामजद किया, जिस तरह चपरासी नामजद किया जाता है ना किसी जो आपके वो होते हैं महकमे, इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर है उसको नॉमिनेट किया गया जिसका कोई हक नहीं बनता था। वो नाम प्राइम मिनिस्टर तो सामने होता है, इलेक्शन चल रहे हैं, कौन बड़ा लीडर है, किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, एक्सपीरियंस है, जो भी है। आप जिस तरह पंजाब में जो है वो गुजदार साहब को लेके आए, इस तरह वो रेखनी को लेके आए, तो इसका मतलब है कि वो स्टेट 100% आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस स्टेट से अगर इस तरह जो है वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और इस तरह की दरअंदजी है, बच्चे मारे जा रहे हैं और आप खामोश हैं, उन्हें एक घंटा नहीं दे रहे, तो आप ये कैसे तो रखेंगे भारत आपसे तजारत करेगा? और मैं समझा कि अब भारत की मजबूरी रहेगी। भारत को अब चीन से ही तजारत करने पे बहुत लोगों का एतराज है। मैं आपको बता दूं वहाँ पे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कहते हैं हम चीन से भी तजारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है वो एक नए डायमेंशन में दाखिल हो गई है। अब उनके पास चॉइस है कि वो किससे तजारत करें, किसके साथ ना करें, किसमें नफा है, किसमें नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान भी उस स्टेज पर नहीं पहुंचा। ये जो आपने लतीफ़ा बनाया, इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी जो है वो भारत से अच्छी है, तो ये लतीफ़ा जो है इसकी मौजूदगी में तजारत जो है वो भी कोई कहीं ख्यालात की दुनिया में हो सकती है। तो इसलिए बड़ी जो है ना अफसोस की बात है। इस पे हम कंक्लूड करते हैं और आपसे जानना चाहूँगा कि 2022 में हम देख रहे हैं कि हालात कोरोना की वजह से, और अगर हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सारी चीज़ देखें तो इकनॉमिक जो स्ट्रेस है वो पाकिस्तान पे बढ़ता चला जा रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, जो भी हालात हों इमरान खान को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, क्योंकि ना तो उनको सियासी शहीद बनने का मौका मिलना चाहिए और ना ही एक गैर जमहूरी तरीका होना चाहिए कि हुकूमत करा दी है। हम दोनों बातों में मुतफिक। लेकिन 2023 में इलेक्शन भी अगर पाकिस्तान में होते हैं वक्त पे तो एक्सपेक्टेड है, 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो 2022 में अब आगे आने वाले महीनों में आपको क्या नजर आता है कि क्या इसी तरह की डबल स्पीक पॉलिसी चलती रहेगी कि एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन भी होती रहे, दूसरी तरफ तजारत की बात भी होती रहे और उसके साथ साथ अमन की बात भी होती रहे, अमन की आशा भी साथ रहे और साथ टेररिस्ट भी जाते रहे। तो ये सूरत हाल पहले चल जाया करती थी, मगर 2022 में मुझे तो चलती नजर नहीं आ रही, जो भारत अभी पोजीशन में है इनको नहीं मानेगा। आपको क्या नजर आता है, कैसे कंक्लूड करेंगे? देख जी, अनफॉर्चुनेटली ये तो कंटिन्यू रहेगी, जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि उन्होंने ये एक टैक्टिस है अवाम और इंडिया दोनों के साथ झूठ बोलने का, जैसा कि मैं पहले अर्ज किया, एक टैक्टिस है वो, इसकी वजह से उनको कुछ फायदे हो रहे हैं। दोनों चीज़ में आप ये देखना कि एक में तो हमने वजाहत कर दी कि जब इस तरह इन्फिल्ट्रेशन जारी है, मदालत हो रही है, तो फिर आपको ये सब बड़ी तवक्को नहीं रख सकते कि हम इस चीज़ पर तजारत करेंगे। उस पर आगे कुछ अंदर की खबर है कि कुछ तजारत शुरू भी हो गई है, मसलन चीनी पे या कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं उसे। और दूसरा ये है कि जो अवाम के साथ इन्होंने वादे किए थे, इसमें से आप मुझे एक चीज़ ऐसे दिखा दें, एक कोई ऐसा कदम जो इन्होंने ऐसा उठाया हो जिसकी जो पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ हो, यानी कोई इंटरनेशनल बिजनेस लाने के लिए, कोई उस मुल्क को फैसिलिटेट करने के लिए कि यहाँ पे बिजनेस हमने आसान कर दिया, कोई लाइसेंसिंग कम कर दी, नेशनल पॉलिसी जो है जो किसी हवाले से कानून के हवाले से उसमें तब्दीली कर दी, तो कोई आएगा जी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी में इजाफा हो गया, लोगों के सरमाए को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, एक चीज़ नहीं है ना, नथिंग। वैसे सब बानी कलामी दाग जो है, और बिल्कुल इस तरह अब ये इंडिया के हवाले से तो बहुत ही ईरानी किस्म का जो एटीट्यूड इनका रहा है जी। अचानक आप उठ के कल आपने तकरीर की हम दबाव बर्बाद कर देंगे और हम जंग लड़ेंगे और हम किसी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे, तो दूसरे दिन आप तजवीज़ लेकर आ जाते हैं कि जनाब हम जो है वो तजारत करने के लिए तैयार हैं। तो ये फिर वही बार बार हमें हिस्ट्री नहीं जान पड़ता है। वो देखें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है 65 की जंग में 21 तारीख को जो है उन्होंने ऐलान किया था कि जंग बंदी का कि हम जो है वो गैर मशरूत तौर पर तस्लीम कर रहे हैं, और उससे एक दिन पहले 20 को 19 को जो उनकी तकरीरें वो उठा के देख कि हम खाली हाथों से लड़ेंगे, हम पत्थर से लड़ेंगे, हम अपनी दांतों से काटेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, और जब तक कश्मीर हमें नहीं देते, नहीं राशमारी नहीं करते, जंग बंद नहीं हो सकती। तो 22 को उन्होंने तकरीर कर दी जाके यूनाइटेड नेशन में कि जनाब हम बिल्कुल जंग बंदी तस्लीम करते हैं और ये बात यूनाइटेड नेशन पे छोड़ देंगे कश्मीर के लिए क्या करता है। तो ये है असल में हिस्ट्री, जिसका मतलब ये है ये सब उसको दोहराने पे मजबूर है, चूंकि आपने गोल गलत फिर किए हुए, और जब आपका गोल एक ही है, 70 साल से हो रहा है गलत और फिक्स भी गलत किया हुआ है, तो आप दूसरी बात करके सकते हैं। ये तो फिर पुराने साइंसदानों को चैलेंज करने वाली बात है कि आप एक ही काम साल से दोहरा रहे हैं और मुस्लिम दाइज को करते हैं। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आपने बहुत अच्छे नोट के साथ कंक्लूड की बात। मुमकिन नहीं है कि एक ही काम आप भागते चले जाएं और रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट एक्सपेक्ट करें। रिजल्ट्स ऑफ कोर्स वही आएंगे रैशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक दुनिया में, जो एक अमल करने से एक वक्त में आते हैं और दूसरे अमल वैसा ही करने से वैसे ही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज से जो सूरत हाल है 2022 में हमें साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में आगे जाती हुई जो नजर आती है वो बयान की। आज का थर्ड ओपिनियन मिनिस्टर हमीद शान साहब की तजज़िया के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी के चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करें तो आप हमें पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हम इसी तरह के दूसरे आपके साथ शेयर करते रहेंगे।